नमस्कार साथियों, फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डेली यूज मटेरियल, दैनिक उपयोगी पदार्थों की आज हम बात करेंगे। दैनिक उपयोगी पदार्थों में क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे अमल हो गया, क्षार हो गया। डेली यूज का मतलब कि हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन उन पदार्थों को काम में लेते हैं। हमें उन पदार्थों की डेली क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उन पदार्थों की क्या करेंगे हम, जैसे इनमें क्या होंगे दैनिक जीवन में सूचक होते हैं, बहुलक होते हैं। मुख्यतः अम्ल हो गए, क्षार हो गए, रेशे हो गए और प्राकृतिक जो भी प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, ये जो सभी चीज़ें हमारे जीवन में क्या होती है, डेली यूज की जाती है। इन सभी को हम क्या करेंगे, आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जिस टाइटल की बात करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे हम क्या, कि दैनिक उपयोगी पदार्थ, डेली यूज मटेरियल। इनमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे, टाइटल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अमल। और अमल क्या होते हैं, देखो एसिड की बात करते हैं हम यहाँ पर, अमल। और अमल की बात करते हैं, देखो साथियों, अमल, एसिड। अब एसिड आपको पता है, आप जानते हो क्या, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अमल क्या होते हैं तो आप क्या बताओगे? स्वाद में वे पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अमल कहलाते हैं। ये बात हुई। देखो, अगर बात करते हैं एसिड की, तो वे पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी और क्या देख सकते हैं इनकी, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, एक परिभाषा और देख सकते हैं इसकी, जब इन्हें क्या करते हैं हम, घोलते हैं, जल में घोला जाता है, तो क्या करते हैं, ये वियोजित होकर यानी कि टूट कर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और देखो, एक जो पत्थर होता है लिटमस, इसको क्या कर देती हैं, नीले को लाल कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, इसकी आइडेंटिटी हो जाती है, इनकी पहचान हो जाती है अम्ल की। ये पदार्थ है, इसमें जो सॉल्यूशन है वो किस विलेन का होगा, अम्लीय पदार्थ का होगा। तो ये देखो कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों तथा नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। देखो, और एक बात और, कि जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये इनकी क्या होती है, पहचान होती है, कि जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये वियोजित होकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखो, दूसरी पहचान की बात करते हैं यहाँ पर, डेफिनेशन की, कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर क्या करते हैं, जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन का मतलब H+, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये भी इसकी एक प्रकार की क्या हो जाएगी, दूसरी परिभाषा हो जाती है, कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं, क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इतनी बात करने के बाद अब करते हैं इनकी बात उदाहरणों की। और दूसरी बात देखो, कि अम्ल वे जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल होंगे, जीवित अम्ल जो भी होंगे, जीवित स्रोत। देखो, जीवित स्रोत, अगर जो अम्ल क्या होंगे, जीवित स्रोतों से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवित स्रोतों से प्राप्त होने वाले जो अम्ल होते हैं क्या कहलाते हैं, जीवित स्रोतों से प्राप्त एसिड्स या अम्ल क्या कहलाएंगे, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का मतलब जानते हो, जिनमें कार्बन पाया जाता हो, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कि जीवित स्रोतों से प्राप्त अम्ल क्या कहलाएंगे, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल में कार्बन आता है, मतलब उसकी फॉर्मूला होगी। देखो, जैसे अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे एसिटिक अम्ल, और जिसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा CH3COOH।
ये क्या होता है साथियों, ये होता है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। और जिसमें देखो कार्बन की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं कि वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ये बात हो गई इसकी। सिट्रिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया, ये सभी मैलिक अम्ल से में पाई जाती है। और ये सिट्रिक अम्ल ये सभी किस प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, हमें जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, कार्बनिक अम्ल। ये बात होगी यहाँ तक। अब देखते हैं कि वे अम्ल जो अजीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं। खनिज अम्ल ये दोनों आप याद रखना, जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और क्या होंगे, जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं अजीवित स्रोतों से जो प्राप्त होते हैं हमारे पास, अजीवित स्रोतों से प्राप्त वे अम्ल जो अजीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाती हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। अब खनिज अम्ल क्या होंगी, देखो आप, खनिज अम्ल की बात यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम। तो देखो साथियों कि अजीवित स्रोतों से प्राप्त जो अम्ल होंगे वो क्या कहलाते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। तो ये जो खनिज अम्लों की उदाहरणों की बात करते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए, ये किस प्रकार के अम्ल होते हैं, ये होते हैं खनिज अम्ल, जो कैसे स्रोतों से प्राप्त होते हैं, हमें अजीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनकी बात करेंगे उदाहरणों की। तो हमारे पास हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4, बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की HNO3। ये जो विशेष प्रकार के अम्ल होते हैं, ये अम्ल होते हैं कौन से, खनिज अम्ल। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि इसमें खनिज जो अम्ल कहलाएंगे वो अजीवित स्रोतों से प्राप्त होती है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अजीवित स्रोतों से जो प्राप्त होते हैं अम्ल क्या कहलाते हैं, तो खनिज अम्ल उनको बोला जाएगा। और दूसरी बात, जीवित स्रोतों से जो प्राप्त होते हैं उनमें पाया जाएगा, जो भी अम्ल पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल। और उदाहरणों की बात हमने कर ली, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये कुछ विशेष प्रकार के इनमें उदाहरणों को शामिल करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, क्या देखेंगे इसके बाद। देखो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड, अम्लों के प्रकार। अब अम्लों के प्रकार देखो, अम्ल होते हैं 4 प्रकार के, अम्लों के प्रकार। अब अम्लों के प्रकार की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। एक होता है ऑक्सी, हाइड्रो ऑक्सी, मतलब हाइड्रो अम्ल हो गया, ऑक्सी अम्ल हो गया। और जो तीसरे प्रकार के यहाँ पर अम्ल पाए जाते हैं वो होते हैं, जो देखो प्रबल और दुर्बल। ये अम्ल आपने आज तक नाम इनके सुने होंगे अच्छे से, लेकिन आपने ये नाम नहीं सुने होंगे कि हाइड्रो अम्ल और ऑक्सी अम्ल। प्रबल और जो दुर्बल क्षार अम्ल होते हैं उनके नाम आपने अच्छे से सुने भी होंगे, उनकी परिभाषा भी सुनी होगी आपने। लेकिन एक बात, ये आपने अम्ल नहीं सुने होंगे, बहुत कम। ऐसी बात नहीं है कि जानते नहीं हो, लेकिन जो हम जनरली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अम्ल होते हैं वो जो अम्ल होते हैं इनके कितने भाग हो सकते हैं। इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होगा हाइड्रो अम्ल, दूसरा होता है ऑक्सी अम्ल, तीसरा होता है प्रबल अम्ल और जो फोर्थ होता है दुर्बल अम्ल होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रो अम्ल। अब देखो हाइड्रो नाम से स्पष्ट है कि ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधातुक तत्व शामिल होते हैं, हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। आपको तो करना कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन को आप छोड़ो, आपको डायरेक्ट याद करने हैं इनके उदाहरण, ठीक है। क्योंकि उदाहरण यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि इसमें ये हाइड्रो अम्ल होते हैं, इसमें कौन सा उदाहरण शामिल किया जा सकता है। तो हाइड्रो अम्ल की बात करेंगे यहाँ पर, तो ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधातुक तत्व होते हैं, हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। तो उदाहरण देखो HCl हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का कोई भी परमाणु आपको दिखाई नहीं दे रहा। और एक उदाहरण की बात करते हैं HF का मतलब हुआ, H का मतलब हाइड्रोजन और F का मतलब हो गया फ्लोरीन। तो इसको कैसे बोलेंगे, हाइड्रोफ्लूओरिक जो अम्ल होगा वो क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा। फिर देखते हैं कि हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये विशेष प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्रो अम्ल होते हैं। तो बात करते हैं, देखो पहले तो देख लेते हैं टाइप, हाइड्रो अम्ल, ऑक्सी अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब देखो आप कि इसमें हाइड्रो अम्ल में ऑक्सीजन का परमाणु शामिल नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी। तो कौन से अम्ल कहलाएंगे, ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती
इनके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं शामिल इनमें, तो उनको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोअम्ल बोला जाएगा। तो उदाहरणों की बात करते हैं, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया। HBr का मतलब हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये कुछ विशेष प्रकार के इनमें क्या होंगे, उदाहरण शामिल होते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सी अम्ल। अब ऑक्सी का मतलब इसमें ऑक्सीजन शामिल होगा लेकिन हाइड्रोजन शामिल नहीं होगा। तो ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य दूसरे तत्व भी उपस्थित होते हैं। एक बार हम इस प्रकार को देखो, इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑक्सी अम्ल होंगे यहाँ पर, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी का मतलब क्या होगा कि ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी पाया जाएगा, ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, लेकिन उनके साथ साथ अन्य तीसरा तत्व भी पाया जाएगा, क्या कहलाएंगे, ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। अब देखो, हाइड्रोजन भी पाया जाएगा, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, और अन्य तीसरा तत्व भी इसमें पाया जाता है। कौन से अम्ल कहलाएंगी, ऑक्सी अम्ल कहलाएगा। अब ऑक्सी अम्ल का मतलब ये हुआ कि इसमें मिश्रण होगा किसका, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी, और अन्य तीसरा जो तत्व हो सकता है उसका भी। तो बात करते हैं एक उदाहरणों की। जैसे हमारे पास फॉस्फोरस अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर फॉर्मूला देखते हैं अपन, तो बात करते हैं H2SO4। और H2SO4 में देखो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और सल्फर भी है। और जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, उसमें हाइड्रोजन भी है, H भी है, और ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। मतलब 3 तत्व आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो ये विशेष प्रकार की क्या होती है, अम्ल होती है, जिनको बोलते हैं क्या, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल का मतलब कि वो है ऐसे तत्व जिनमें, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ओनली हाइड्रोजन के साथ अन्य कोई अधात्विक तत्व पाया जाता है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी और अन्य तीसरा तत्व भी पाया जाता है। बात करते हैं उदाहरणों की। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, ये हमारे पास हो गया किसका उदाहरण। और हमारे पास एक उदाहरण और देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। ये बात हो गई किसकी। अब देखो, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है दोनों, प्रबल और दुर्बल, इनका भी ध्यान रखना और इनको भी साथ साथ अच्छे से समझ लेना आपको। अब प्रबल अम्ल क्या होंगे कि वे अम्ल जो जलीय व्यूल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आयनित का मतलब कि जल में अगर इनको हम डिजोल्व करेंगे, इनको घोला जाता है जल में, तो होता क्या है, फाइनली ये अलग अलग अपने मुक्त रूप से आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे H2SO4, HNO3, HCl। अगर HCl को अगर पानी में या जल में घोलते हैं, इसके विलयन में अगर इसको घोला जाता है, तो H+ और Cl- में ये क्या हो जाता है, अम्ल अपने अलग अलग आयनों में स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये कैसे अम्ल हो जाएंगे, प्रबल अम्ल। तो अगर बात कहीं भी आ जाए प्रबल अम्ल की, तो अगर पूछा जाए आपसे क्या होते हैं प्रबल अम्ल, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HNO3, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, HCl। ये सभी प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। तो देखो कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कैसे अम्ल कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। बात करते हैं उदाहरणों की। HCl, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4। अगर इसको H2SO4 में तोड़ेंगे तो SO4 अलग टूट जाएगा, SO4-2 में टूट जाएगा, और H+ अपना अलग स्वतंत्र रूप से आयन में क्या होगा, अलग होगा। और HCl की बात करते हैं, अगर इसको जल में घोला जाता है तो H+ अलग होगा, Cl- अलग होगा। तो ये अपने आप में क्या हो जाते हैं कि स्वतंत्र रूप से आयनित होकर टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। फिर बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो देखो कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या होंगे, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, या फिर पूर्ण रूप से। देखो, अगर परिभाषा 2 प्रकार से बोल सकते हैं कि या तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। आंशिक रूप का मतलब पूर्ण रूप से क्या नहीं होती है, आयनित नहीं होते, यानी कि टूटते नहीं है अपने आयनों में, तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिडिक अम्ल। अगर एसिडिक अम्ल को बात करते हैं, इसको तोड़ तो सकते हैं, जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो इसको तोड़ सकते हैं CH3COO- में, और H+ में इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से HCl यहाँ पर टूटता है, NaCl जिस प्रकार टूटता है, उस प्रकार पूर्ण रूप से ये क्या नहीं होगा, यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा, इनके बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते, क्योंकि ये कैसे अम्ल होती हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, या फिर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सूत्र आप जानते हो, HCOOH इसका क्या होता है। और कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं, H2CO3। तो ये सभी किस प्रकार के उदाहरण होते हैं, दुर्बल अम्ल के उदाहरण होते हैं। देखो, बात करते हैं एसिडिक एसिड की, COO। बात करते हैं किसकी, दुर्बल एसिड की, तो CH3COOH, HC फॉर्मिक एसिड, HCH,
HCOOH। और बात कार्बनिक, अगर बात करते हैं कार्बनिक एसिड की, अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, देखो ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोमल का एक उदाहरण बताओ, इनमें से 3 ये दे दिया और एक ये दे दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर आंसर टिक ये पूछेगा तो ये इनमें से टिक हो जाएगा, और ये पूछेगा तो इनमें से टिक हो जाएगा। और हमारे पास ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2CO3, ये भी आप नोट कर लेना, H2CO3। तो ये बात किसकी हो गई हमारे पास, एसिड्स की बात हो गई। पूर्ण रूप से देखो एक बार, वे अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। अगर कन्फ्यूज होता है तो ऐसे याद करना आप इसको, अनिल, अनिल का मतलब जानते हो आप, नाम याद करना है, ये ट्रिक है इसको याद करने की। क्या ये ट्रिक है, अनिल का मतलब यहाँ कि ऐसे अमल, और न से नीला, और एल से ल से लाल, मतलब ये क्या करता है, अमल नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये इसकी ट्रिक है। अगर कन्फ्यूज हो तो फिर आप देखो कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, अमल कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं तो वे पदार्थ जल में वियोजित होकर क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। अगर वे अम्ल जो क्या करते हैं जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, कैसे अम्ल कहलाएंगे, कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे। कार्बनिक अम्ल का मतलब जिनमें कार्बन पाया जाता हो। उदाहरण की बात करते हैं एसिडिक एसिड्स, मैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और फिर बात करते हैं कि अजीवित स्रोतों से जो प्राप्त होते हैं अम्ल वो कहलाते हैं खनिज अम्ल। और उदाहरणों की बात हमने कर ली, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO और सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो ये इसकी बात होगी। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, अम्लों के प्रकार की। तो अम्लों के प्रकार की बात करते हैं, इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। हाइड्रोअम्ल, जिनमें हाइड्रोजन की मात्रा हो, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो, और इसके साथ अन्य, हाइड्रोजन के साथ अन्य क्या होंगे, अधात्विक तत्व शामिल किए जाते हैं। कि कौन से एसिड कहलाएंगे, हाइड्रो एसिड कहलाते हैं। उदाहरण देखो HBr, HF, HCl, बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी बात कर ली है। फिर देखते हैं ऑक्सी अम्ल। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी शामिल होता है, और इन दोनों के साथ अन्य तीसरा अधात्विक तत्व शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उदाहरण, नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सी अम्लों में शामिल हो जाएंगे। फिर बात करते हैं परबल अम्ल, कि वे अम्ल जो जल में वियोजित होकर पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे, परमल एसिड कहलाएंगे। उदाहरण की बात करते हैं HCl, HNO3, H2SO4। फिर बात करते हैं दुर्मल एसिड की, तो वे अम्ल जो अपने जल में वियोजित होकर या फिर घोलने के पश्चात आंशिक रूप से वियोजित होते हैं या फिर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरणों की बात करते हैं CH3COOH, HCOOH फॉर्मिक एसिड्स, और कार्बनिक एसिड H2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद कि अम्लों के गुणधर्म, अम्लों के क्या 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 हो सकते हैं, गुणधर्म हो सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या, अम्लों के गुणधर्म। देखो वैसे देखो आप, अम्लों में क्या गुण हो सकते हैं, अम्लों में क्या गुण हो सकते हैं, देखो अम्ल क्या करेंगे, अम्लों का मतलब, इसको थोड़ा मिटाना ही पड़ेगा। अम्लों में होगा क्या, देखो अम्लों में पाए जाते हैं आयन, और आयन क्या करते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आयन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आयनों के द्वारा ही विद्युत क्या होती है, विद्युत का चालन आसानी से होता है, क्योंकि आयनों में पाए जाते हैं H+ और Cl- आयन और माइनस आयन, और जिनके द्वारा क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या, कि अम्लों के गुणधर्म क्या देखेंगे यहाँ से, अम्लों के गुणधर्म। अब देखो अम्ल के जो गुण होंगे वो निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे अम्ल क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। देखो यहाँ पर अगर HCl है, पहला पॉइंट होगा, अम्ल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे इसको तोड़ेंगे यहाँ पर तो H+ और Cl- आयन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इससे क्या होगा, विद्युत का सुचालक आसानी से हो जाएगा, मतलब अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। एक पॉइंट, अम्ल अधिक क्या होते हैं, सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देते हैं। अम्ल होते हैं हमारे पास, वो अधिक जो क्रियाशील धातु होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और कौन सा आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देते हैं। आपको याद रखना होगा ये चीज़ कि जो अम्ल होते हैं वो अधिक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा धातु जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनसे अभिक्रिया करके क्या करते हैं, कार्बन डाई मतलब CO2 गैस मुक्त कर देते हैं। ये भी इसका क्या होता है, गुण होता है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या,
कि अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास क्या होगा, HCl हमारे पास अम्ल हो गई प्लस NaOH हो गया। अब ये करेगा क्या, इससे ये क्रिया करेगा और ये क्या करेगा, इससे क्रिया करेगा, मतलब ये क्या बना लेते हैं, लवण व जल बनाते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, साथ ही लवण व जल बनाते हैं। ये हमारे पास क्षारक हो जाते हैं और ये हमारे पास अम्ल हो जाते हैं। फिर हम इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो Na ये किस में टूटेगा, आप देखो अच्छे समझो, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और ये किस में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो प्लस क्या करेगा, विपरीत लिंग के मतलब विपरीत आयनों की ओर आकर्षित होते हैं आयन, तो क्या करेगा, ये प्लस तो माइनस के पास और ये प्लस इस माइनस के पास, तो बनेगा क्या फाइनली प्रोडक्ट, ये बनेगा H2A NaCl लवण बन गया, NaCl तो हमारे पास लवण बन गया प्लस H2 हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये हमारे पास क्या थी, और अम्ल की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, संचारक होती है। ये बात होगी किसकी, हमारे पास अम्लों के गुणधर्मों की। अब इसके बाद बात करते हैं कि अम्लों से मतलब अम्ल की जल से अगर क्रिया करवाते हैं, तनु करते हैं अम्लों से जलना, तो अगर क्रिया कराएंगे ना तो होगा क्या, जैसे हमारे पास इनकी क्रिया करवाते हैं मान लो अम्लों की, तो जैसे H2SO4 हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। इनको क्या करेंगे, तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे क्या करेंगे, जल में मिलाएंगे, और अगर जल में मिला देंगे इनको तो हमारे पास होगा क्या, जल को क्या करेंगे कि जिसके कारण हमारे पास जो भी अम्ल, जिस अम्ल में जल को मिलाते हैं वो क्या कर देंगे, जो अम्ल होती है वो क्या करती है कि छलक कर बाहर गिर सकता है, जिससे हमें क्या हो जाएगी, हानि भी हो सकती है। कैसे होगी, देखो अगर मान लो इसको जल में, सीधे से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इनको जल में घोलने की कोशिश करते हैं फिर घोलते हैं ना, तो इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक घोलना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे पास H2SO4 हो गई, HNO3 हो गया और HCl एसिड हो गया, ये क्या होते हैं, हानिकारक एसिड्स होते हैं। अगर इनको मान लो जल में घोलना हो हमें H2O में, तो क्या करनी, इनके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ये कोई इंपॉर्टेंट वाली बात थी नहीं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये बात यहाँ तक हो गई कंप्लीट। अब आगे क्या करेंगे कि अम्लों के गुणधर्मों की बात होगी, और अम्ल को अगर जल में किस प्रकार क्या करें, मिलाना होगा, तो धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ये तो स्टेटमेंट के आधार पर प्रश्न आ सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो होगी एसिड रेंज। अब एसिड रेंज क्या होती है, ये प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अम्लों के गुणधर्म हो गए, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, सभी चीज़ें हमने देख ली। अब प्रश्न बनने की संभावना होती है कहाँ से, यहाँ से, यानी कि एसिड रेंज, अम्लीय वर्षा। अब ये जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें क्या होंगे, अम्लीय वर्षा एसिड रेंज की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास साधारणतः जल में क्या होंगे, वायुमंडल की जो CO2 घुलने के कारण इसकी जो pH होती है सामान्यतः कितनी होती है। अगर मान लो एकदम शुद्ध पानी है, साधारण वर्षा का मतलब जल होता है जो कि शुद्ध होता है, अगर इसमें क्या होता है, वायुमंडल होती है, उसमें क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसको अच्छे से समझना आप, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। लेकिन जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है, साधारण वर्षा का जल क्या होता है, जो साधारण वर्षा का जल होगा, साधारण वर्षा का जल, इसमें क्या मिल जाती हैं, जैसे ये साधारण वर्षा का क्या होगा, जल हो गया, प्लस इसमें क्या मिल जाएगी, CO2 जो कि वातावरण में ऑलरेडी उपस्थित रहती है। अगर ये इसमें मिल जाती है तो इसका pH जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाती है, 5.6 होती है। कितनी होती है, तो जल की pH की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5.6 होती है इसकी वैल्यू। ऐसे मानो आप, कितनी होती है, 5.6। इसकी जो pH वैल्यू की बात करते हैं वो कितनी होती है, 5.6 होती है। ये बात समझ में आ गई होगी। जो वर्षा जल में क्या होंगी, आयन मुक्त करती है, जो वर्षा जल में आयन मुक्त कर देती है, H+ आयन मुक्त करता है। अब देखो ये बात यहाँ तक होगी, इसमें कोई भी अम्लीय वर्षा की बात यहाँ तक हमने नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि जो अम्लीय वर्षा होगी उसका pH मान होगा वो क्या होता है कि 5 से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 4 पॉइंट कुछ आसपास हो जाता है। लेकिन ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अम्लीय वर्षा किसकी उपस्थिति में होती है, और जो अम्लीय वर्षा होती है उस जल का pH मान कितना होता है। तो जब अम्लों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल का pH मान जो 5 से भी कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है, एसिड रेंज कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो हम आपसे अगर पूछा जाए साधारण जो वाटर होता है उसकी pH मान जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 5.6। अगर उस pH की साधारण वाटर की pH वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमारे पास होती है 5.6। ठीक है, लेकिन बात करते हैं एसिड रेंज की, तो एसिड रेंज कम होती है जब वातावरण में उपस्थित या फिर जल में, साधारण जल में, वर्षा के जल में क्या होगा, एसिड्स की मात्रा 5.6 से
अगर उस वाटर का जो pH मान होता है वो 5.6 से भी कम हो जाए, ऐसी वर्षा को क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखो वातावरण में क्या होते हैं, जब वायुमंडल हमारे पास जो वातावरण हो गया उसमें क्या होगा, SO2 भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2 हो गया। देखो हमारे पास है H2 N2O, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड होंगे, NO हो गया। ये भी किस प्रकार की वर्षा उत्पन्न करने में सहायक है, एसिड रेन्स, ये हमारे पास N हो गया। अब ये तीनों मिलकर क्या करते हैं साथियों, ये करते हैं कि मतलब इनमें होगा क्या फाइनली, कि जो ये क्या करते हैं कि वर्षा में जल में घुल जाएंगे। हमारे पास ये कैसा जल होगा, ये वर्षा का जल है, ठीक है। ये तीनों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों क्या करेंगे, या नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये तीनों क्या करेंगे, वर्षा के जल में शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। अगर ये तीनों उनमें इंक्लूड हो जाते हैं तो फाइनली होता क्या है, जैसे H2SO4 HNO3 का क्या हो जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है हमारे आसपास या फिर जहाँ भी होनी है उसको, वहाँ पर कैसी वर्षा हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो प्रश्न 2 ही बनते हैं यहाँ पर कि वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों मिलकर वर्षा के जल में तीनों मिलकर किन का निर्माण कर लेते हैं, एक तो करेगा H2SO4 प्लस एक करेगा HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों मिलकर H2SO4 और HNO3 का निर्माण कर लेते हैं, जिससे क्या होती है, हमारे वर्षा के रूप में वर्षा होती है। तो ये क्या कर लेती हैं, जो हमारे पास उपजाऊ भूमि होती है उसमें क्या कर लेती है, अम्ल की मात्रा बढ़ा देते हैं, और जो उपजाऊ भूमि होती है वो क्या हो जाती है, बंजर में चेंज हो जाती है। तो अम्ल वर्षा मृदा की अम्लीय बढ़ा देते हैं, जिससे पादप जो जीव जंतु होते हैं उनको हानि पहुंचती है। और जैसे वर्षा के जल से क्या होती है, त्वचा के ऊपर रोग हो जाते हैं, दमा की स्थिति हो जाती है, दाद की स्थिति हो जाती है, कुछ विशेष प्रकार के रोगों की संभावना हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो ये क्या थी, हमारे पास अम्लीय वर्षा थी। अब इसके बाद देखते हैं कि जब मृदा व पानी के अधिक अम्लीय होने से उपज पर भी क्या हो जाती है, प्रभाव पड़ते हैं, वहाँ के जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों पर भी क्या होता है, भारी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। ये बात हो गई हमारे पास किसकी, अम्लीय एसिड की। पर्सन आपने जो अभी इतनी बड़ी रामायण देखिए, उनमें से आप 2 बात याद रखना कि H2O सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों मिलकर क्या कर लेते हैं, जो वर्षा का जल होता है उसमें मिलकर बनाते क्या है, H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, वो वर्षा के जल के साथ जमीन पर या फिर पृथ्वी पर गिरना स्टार्ट हो जाती है वर्षा के रूप में। इसे क्या बोला जाएगा, अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अम्लीय जैव अणु, अब अम्लीय जैव अणु क्या होते हैं। अम्लीय जैव अणु की बात करते हैं यहाँ पर। अम्लीय जैव अणु वही होते हैं जैसे सिट्रिक अम्ल हो गया, इनका फॉर्मूला, इनके प्राकृतिक स्रोत, अम्लीय जैव अणु। जैविक तंत्रों के महत्वपूर्ण जैव जैसे अणु हो गए अम्ल ही होते हैं। वैसे तो अम्लीय जैव अणु अम्ल ही होते हैं। अब जैसे DNA और RNA भी एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं। ये चीज़ आपको मालूम है कि DNA और RNA क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे पास अम्लीय जैव अणु, ये एक विशेष प्रकार के महत्वपूर्ण जैव अम्ल ही होते हैं। और ये उसी प्रकार होते हैं जैसे DNA और RNA भी एक विशेष प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जबकि जो प्रोटीन वसा और जो वसीय अम्ल होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। ये चीज़ें हमने देख चुके हैं पहले, इससे पहले। अब देखते हैं कि एक सारणी बना लेते हैं छोटी सी इसकी। नेक्स्ट, अब देखो एसिटिक एसिड हो गया हमारे पास, एसिटिक अम्ल हो गया। अब ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। सिट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। अब देखो एसिटिक एसिड होती है ना, वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। जैसे चाउमीन में भी ये डाली जाती है एसिडिक सिरका, जिसको बोलते हैं सिरका, एसिटिक एसिड। तो ये क्या होते हैं, इसके जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के एसिटिक एसिड की, तो वो जो होते हैं फलों के रस में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, सुगंधित जो भी तेल होते हैं
उनमें क्या पाया जाता है, इनके पाया क्या जाएगा, इनका प्राकृतिक स्रोत होता है ये, ठीक है। और अगर बात करते हैं सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड का मतलब होता है कि जितने भी मतलब रसदार खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे आपको तो ये याद रखना कि एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड एक कुछ विशेष प्रकार के अम्ल होते हैं जो इनके ये जो प्राकृतिक स्रोत है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बात करते हैं अगर सिट्रिक एसिड की तो कहाँ से प्राप्त होती है, जितने भी रसदार खट्टे फल होते हैं उनमें किसकी मात्रा पाई जाती है, सिट्रिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। और फिर बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो जितने भी हमारे पास जो होते हैं क्या, मतलब जितने भी फल होते हैं रसदार फल उनमें क्या पाई जाएगी, सिट्रिक एसिड। फलों के रसों में कौन सी हम एसिड पाई जाती है, सिट्रिक। और अगर बात करते हैं लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का मतलब दो नहीं आ रही किसकी, लैक्टिक की, दूध की बात होगी कहीं ना कहीं। तो लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत हो जाता है वो हो जाता है क्या, दूध और दही, ये बात होगी। फिर देख लेते हैं फॉर्मिक अम्ल। और जो फॉर्मिक अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे लाल चींटियाँ होती है और बिच्छू होता है जो डंक मारता है, इनमें कौन से अम्ल पाया जाता है। अगर मान लो लाल चींटी काटती है या फिर बिच्छू काटता है हमें, तो जो वो प्रभाव छोड़ता है वो किस एसिड का प्रभाव छोड़ता है, वो छोड़ता है किस एसिड का, फॉर्मिक एसिड का। तो ये किस विशेष प्रकार के क्या थे, अम्ल थे। और मैलिक अम्ल की बात करते हैं तो मैलिक अम्ल में अगर बात करते हैं तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा, तो आप तो एक ही उदाहरण याद रख लेना इसका, सेव। जो मैलिक एसिड होता है उसमें अगर प्राकृतिक स्रोत आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा क्या। और अगर बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड की, तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है मुख्यतः अंगूरों में, ठीक है। कच्चे आम हो गए, अंगूर हो गए और इमली हो गए, ये जो कुछ विशेष प्रकार के फल होते हैं इनमें क्या पाया जाएगा, टार्ट्रिक एसिड पाया जाएगा। और अगर बात करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, तो आंवला और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के हमारे क्या थे, अम्लीय जैव अणु थे जिनको हमने देख लिया। अब इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, तो बात करेंगे अम्ल, हमने पढ़ लिया। क्षार देखते हैं हम। तो क्षार क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो क्या होंगे, स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीले में चेंज कर देते हैं। उसका विपरीत अम्ल स्वाद में कैसे थे, खट्टे थे। अम्ल स्वाद में कैसे थे साथियों, खट्टे थे। लेकिन हम बात करेंगे क्षारक की। बेसिक अब देखो, आपको डायरेक्ट समझना है, लिखना हो तो साथ साथ लिखते रहना कि क्षारक क्या होते हैं। कि वे पदार्थ, क्षार की बात नहीं कर रहे हम, क्षार क्या होते हैं, क्षार तो ओनली एल्काइल होते हैं, जो अभी आपको बताते हूँ। आप गलत यूज करते हो, क्षार नहीं होता, वो होता है क्षारक। क्षार क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो बात करते हैं पहले क्षारक की, कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं, जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। और जो क्या कर देते हैं, वह अम्ल क्या कर रहा था, अनिल, मतलब नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो लाल लिटमस पत्र होता है उनको नीला कर दिया जाता है। मतलब जो ये क्षारक होता है वो क्या कर लेता है कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, वहाँ पर तो अम्ल तो क्या दे रहा था, H+ आयन, लेकिन यहाँ पर क्या देता है क्षारक, OH- आयन देता है। तो ये क्या होते हैं, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, लेकिन जो जल में विलय होते हैं, वो जो क्षारक जो जल में विलयशील होते हैं उनको बोला जाता है क्या, क्षार। आप ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो हमारे पास अगर बात करते हैं चूने के, पानी की और बिना चूने के, बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैसा हो जाएगा, जिसमें पानी की मात्रा मिला दी जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा उसका सूत्र, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CaO। एक बार पूरी बात करते हैं यहाँ पर, CaO मतलब ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास चूना, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो जाएगा बिना, मतलब बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें क्या है, जल की मात्रा मिली हुई है, तो क्या हो जाएगा ये बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब आप देखो कि क्षारक क्या होते हैं, ये स्वाद में क्या होंगे, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात करेंगे कि ये जल में वियोजित होकर या घुलकर क्या देते हैं, OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। दो बात। फिर अगर बात करते हैं कि क्षार क्या होते हैं, सभी जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं,
कि जल में विलय नहीं होते, जल में नहीं घुलते सभी क्षारक, लेकिन जो क्षारक जल में विलयशील होते हैं यानी कि घुलते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं क्षारक। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि वे क्षारक जो जल में विलयशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में विलयशील या घुलनशील होते हैं, विलयशील होते हैं या फिर घुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक, क्षार कहलाते हैं। तो कभी आप क्षार क्षार मत किया करो, क्योंकि जो क्षार होता है वो उन्हीं को बोला जाएगा जो क्या होते हैं, जल में विलयशील होते हैं। और देखो अब कैसे समझेंगे इसको, ये तो चूना हो गया हमारे पास CaO, और ये जो दूसरा हो गया ये चूने का पानी हो गया, यानी कि बुझा हुआ चूना हो गया। अगर इसमें CO2 गैस में प्रोवाइड करवा दूँ तो हमारे पास जो प्राप्त होगा प्रोडक्ट, यानी कि जो उत्पाद प्राप्त होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो किस कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है। देखो मैं अगर मैं इसमें CO2 प्रोवाइड करवा दूँ, इसमें पासिंग करवा दो किसकी, CO2 की, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला देखो CaO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, जिसका जो कलर होगा वो हो जाएगा दूधिया। दूधिया का मतलब सफ़ेद हो जाता है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है दूधिया। तो अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में खड़े होते हैं, जिनको जल में अगर विलयशील किया जाता है, घोलने की कोशिश की जाती है, फिर घोला जाता है, तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर दें, आयन देते हैं, मतलब छोड़ते हैं, जिसका फॉर्मूला OH- होता है। और फिर देखते हैं क्या कि वे क्षारक जो जल में विलयशील होते हैं या फिर घुलनशील होते हैं उनको बोलते हैं क्षार। फिर हमने बात की, ये हमारे पास चूना, ये भिजा चूना मतलब चूने का पानी हो गया, इसमें अगर CO2 गैस पासिंग करवाता हूँ तो हमें जो प्राप्त होगा प्रोडक्ट वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात किसकी हो गई यहाँ पर, क्षार की बात हुई। अगर फिर बात करते हैं गुण की, तो देखो जैसे ही अम्ल क्या होते हैं जल में वियोजित होकर आयनों का निर्माण करते हैं, आयनों के रूप में टूटते हैं, उसी प्रकार क्षारक भी क्या करेंगे, जल में अगर वियोजित होंगे तो टूटेंगे ना, तो आयन बनेंगे, आयन बनेंगे तो साफ सी बात है विद्युत का क्या होगा, चालन होगा। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो क्षारक होते हैं, गुणों की, क्षार को भी गुणों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि क्षारक विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं, एक बात। दूसरी अगर बात करते हैं, केवल कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके क्षारक हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जो भी क्षारक होते हैं, मतलब ये नहीं है कि सभी जो क्षार होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, नहीं करते, कुछ विशेष प्रकार के क्षारक धातु होते हैं उनके साथ क्या करेंगे, क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। फिर देखते हैं कि अम्लों से क्रिया करके लवण बनाएंगे, ये बात हमने कर ली। जैसे HCl, ये हमारे पास अम्ल हो गई, प्लस ये हमारे पास NaOH हमारे पास क्या हो गया, क्षार हो गया, ये इससे क्रिया करेगा, ये इससे क्रिया करेगा, बनाएगा क्या प्रोडक्ट NaCl प्लस H2। तो ये भी लवण बनाएंगे, और अम्ल भी लवण बनाते हैं और क्षारक भी लवण बनाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो भी अम्ल होंगे, अम्लों से क्रिया करेंगे तो लवण जल बनाएंगे, ये देख लिया, और इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, संचारक रूप में होती है। अब देखते हैं कि प्राप्ति स्रोत, कुछ 2-4 उदाहरणों की भी देखते हैं कि कुछ प्रमुख क्षारकों के स्रोत और उनके उपयोग देखेंगे। तो जैसे कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये होगा कि चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये हो गया CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी। इनका प्राप्ति स्रोत हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, चूने का पानी, प्राप्ति स्रोत तो क्या हो जाएगा साथियों, चूने का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर उपयोग की बात करते हैं तो देखो चूने की धुलाई में, विरंजक चूर्ण के रूप में, चूर्ण के निर्माण में, जल की जो शुद्धिकरण हो गया, और जल अम्ल होते हैं उनको उदासीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये पहला उदाहरण हमारे पास था क्षार का। क्षार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्षारक उन किन को बोला जाएगा, जो जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे, उनको क्षार बोला जाएगा, जो नहीं होंगे उनको क्षारक बोलते हैं। सभी को क्षारक बोलते हैं, लेकिन जो जल में विलयशील होते हैं उनको क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में क्या होता है, विलयशील होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ये क्या करता है, विंडो क्लीनर, विंडो को साफ करने के लिए जो विंडो क्लीनर होता है, इसमें इसका क्या होता है, प्राप्ति स्रोत होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास विंडो क्लीनर, इनका प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। अब देखो हमारे पास अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात यहाँ पर करेंगे
तो ये क्या करेगा, इनका उपयोग क्या हो सकता है कि एक मुख्य प्रयोगशाला में, मतलब जो ये हमारे पास होता है क्या, विंडो क्लीनर, ये मुख्य प्रयोगशाला में क्या होता है, मुख्य अभिकर्मक के रूप में यूज में लिया जाता है। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और अगर प्राप्ति स्रोत की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, साबुन से, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्राप्ति स्रोत देख लेंगे यहाँ पर साबुन। अब साबुन का यूज क्या करेंगे यहाँ पर, पेट्रोलियम शोधन में और जो भी कागज उद्योग होते हैं उनमें और औषधियों के निर्माण में किस करने उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये बात हो गई किसकी, हमारे पास क्षारकों की। अब इसके बाद अगर और उदाहरण भी देखते हैं तो जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया, और उसका जो प्राप्ति स्रोत होता है वो भी साबुन होता है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और एक उदाहरण और देखते हैं MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, इसका जो प्राप्ति स्रोत होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अगर बात करते हैं क्या इनके उपयोगों की, तो प्रतिअमल के रूप में जो भी चीनी उद्योग, शुगर उद्योग होते हैं उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है वो किया जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टाइटल, सूचक। क्या देखेंगे, सूचक। अब सूचक क्या होते हैं, अब देखो साथियों, अगर बात करते हैं अगर सूचक की, तो वे पदार्थ जिनका रंग जो अम्ल अथवा क्षारक के मिलाने पर क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाते हैं, सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो बात करते हैं सूचक, इंडिकेटर्स। इनमें अगर मैं क्या करूं, अम्ल मिला दूं या फिर क्षार मिला दूं, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल अथवा क्षार मिलाने पर क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और सूचक क्या होंगे, सूचक उदासीन भी हो सकते हैं। और जैसे लिटमस, ये क्या होते हैं, लिटमस ये एक सूचक है। क्यों है सूचक, क्योंकि देखो इसका जो यूज़ है ना, इसका टेस्ट कहाँ पर किया जाएगा, अम्ल का टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है और क्षार का टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और जैसे हमारे पास जो ये लिटमस होता है, ये लिटमस ये कहाँ से प्राप्त होता है, जो हमारे पास लाइकेंस होता है, लाइकेंस के द्वारा क्या प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है। ये पता होना चाहिए आपको, लाइकेंस से प्राप्त। अगर और बात करते हैं तो उदाहरणों की देखते हैं तो हल्दी जो होती है हमारे पास, ये भी क्या करती है, और चाइना रोज, ये भी क्या करते हैं, सूचक के रूप में यूज लिए जाते हैं। तो सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल तथा क्षार मिलाने पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, सूचक कहलाते हैं। और सूचक उदासीन भी हो सकते हैं। और जो अगर इनके देखिए कि सूचक कौन कौन से हो सकते हैं, क्या होते हैं सूचक, उदाहरण की बात करते हैं तो लिटमस होता है, इनका प्रयोग अपन पहले देख चुके हैं कि अम्ल लाल को क्या कर देंगे, अनिल, नीले को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करेंगे, लाल को नीला कर देते हैं। तो लिटमस को किस रूप में यूज करते हैं, सूचक के रूप में यूज करते हैं। ये बात होगी। अब कुछ विशेष सूचक होते हैं जो अम्लीय विलयन में क्या होते हैं और क्षारीय विलयन में क्या होते हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो इनमें हम देखेंगे सिर्फ किसको, लिटमस को देखेंगे। तो लिटमस की हमने बात भी कर ली। जैसे अम्ल में तो क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाता है, क्योंकि नीले को चेंज किया जाता है किसमें, लाल में। तो सबसे पहले लिटमस की बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अपन, ये तो अम्ल में इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये तो हम सूचक देखेंगे यहाँ पर। और अम्ल में प्रकृति और क्षार में प्रकृति। तो इसमें क्या देखेंगे साथियों, देखो आप, जैसे बात करते हैं लिटमस की, अगर मैं लिटमस की यहाँ पर बात करूँ तो अम्ल में कैसा प्रभाव दिखेगा उसका, लाल दिखेगा। क्षार में कैसे दिखेगा, नील दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि अम्ल क्या करता है, अनिल, अभी हमने ये देखा था, इसकी ट्रिक भी देखी थी, अनिल। और ये अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में परिवर्तित करता है। तो ये हमारे पास अम्ल हो गई, ये हमारे पास नीला हो गया, लेकिन नीले को इसमें किसने चेंज कर दिया, लाल में परिवर्तित कर दिया। तो इसका अम्ल में प्रभाव जो देखने को मिलेगा हमें, वो कैसा मिलेगा, लाल दिखने को मिलेगा। फिर देख लेते हैं हल्दी के बारे में। अब हल्दी जो होती है हमारे पास, हल्दी का कलर कैसा हो सकता है, हल्दी का कलर होता है पीला। तो हल्दी जो अम्लीय प्रभाव में देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रभाव दिखेगा पीला। और अगर बात करते हैं क्षारक में तो वो दिखेगा लाल। कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पर तो पीला दिखेगा हल्दी का, यहाँ पर दिखेगा लाल।
आपने कभी ये देखा होगा कि आप कोई भी शादी ब्याह में जाते हो, कोई भी फंक्शंस में जाते हो, तो होता क्या है वहाँ पर, मान लो सब्जी यहाँ पर क्या हो गई आपकी सब्जी, कहीं भी अपनी आपके पास सफ़ेद सरक थी, आप बढ़िया तैयार होके गए और आपके ऊपर सब्जी डल गई या फिर गिर गई, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे अपन, हल्दी सब्जी में होती है, तो जहाँ पर वो सब्जी डलती है फिर गिरती है, तो वहाँ जो शर्ट होती है या कोट जैकेट जो भी होता है उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, साबुन से धोने की कोशिश करते हो। जैसे ही साबुन की धोने से कोशिश करते हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला से लाल हो जाएगा। क्यों, बात करेंगे क्षारक की, और क्षार में क्या होता है, साबुन में क्या पाया जाता है, क्षार की मात्रा पाई जाती है, इसलिए पीला से जो कलर चेंज होता है लाल में, वो इस प्रकृति के आधार पर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप जब भी शादी ब्याह में जाते हो, प्रोग्राम में जाते हो, तो वहाँ पर अगर सब्जी गलती से गिर जाती है तो आप उसको साबुन से धोने की कोशिश नहीं करें। पेट्रोलियम पदार्थों से अगर धोने की कोशिश करते हो तो एक बार के लिए साफ़ हो सकता है वो, लेकिन अगर साबुन से धोने की कोशिश करते हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। किससे, हल्दी, मतलब पीले से लाल हो जाएगा। तो ये कुछ विशेष प्रकार के उदाहरण होते हैं, इनमें आप देखना थोड़ा। और अगर बात करते हैं जैसे चाइना रोज़ होता है हमारे पास, चाइना रोज़, अब ये चाइना रोज़ होगा, इसमें इसका जो कलर होता है वो गहरा गुलाबी होता है। किसमें, इसमें अमल में गहरा गुलाबी, लेकिन क्षारक में उसको देखेंगे तो हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा। अब देखो ये चाइना रोज़ है हमारे पास, अब इसमें क्या होता है कि इसका कलर कैसा हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति में गहरा गुलाबी होता है। लेकिन बात करते हैं कि क्षारक में इसकी प्रकृति कैसी देखने को मिलती है अपन को, वो मिलती है हरा। ये बात हो गई किसकी, चाइना रोज की। अब मैथिल रेड, आपने नाम सुना होगा, मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड। अब इसमें क्या होता है, मैथिल रेड और मैथिल ऑरेंज, इन दोनों में ही अगर अम्लीय और क्षारीय की बात करते हैं, देखो साथियों, अगर अमल में मैं देखूं यहाँ पर तो दोनों में क्या होगा, लाल दिखेगा। लेकिन बात करता हूँ क्षारक में तो दोनों ही पीला दिखाई देगा। यहाँ पर भी लाल और यहाँ पर भी लाल, यहाँ पर पीला और यहाँ पर भी पीला। ये उदाहरण बहुत है आपके लिए। अब देखते हैं कि देखो इसमें मैथिल ऑरेंज होगा, उसके अमल में देखेंगे प्रकृति लाल दिखाई देगी, कलर लाल दिखाई देगा और उसमें पीला दिखाई देगा। तो ये हमारे पास क्या थे। और जो सूचक होते हैं वो सूचक उदासीन पदार्थों के द्वारा क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। क्या, यानी कि वो जो होते हैं सूचक, वो क्या करते हैं, जो भी उदासीन पदार्थ होते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीएच पैमाना की। पीएच पैमाना किसने दिया था और पीएच पैमाने पे कितनी वैल्यू लिखी हुई होती है, कितनी पैमाना पीएच कितने अमल को, कितनी वैल्यू तक के अमल को और कितनी वैल्यू तक की क्षार को क्या कर सकता है, ज्ञात कर सकता है। और जो पीएच पैमाना था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो हम बात करते हैं कि पीएच पैमाना सोरेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है और जो क्षारीय प्रकृति होती है, इन दोनों की क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, देखो ये पीएच पैमाना होता है। बात करते हैं पहले पीएच पैमाना। अब ये पीएच पैमाना कैसे होता है कि ऐसा क्या होता है, पैमाना होता है जिसमें यहाँ पर एक मध्य में क्या होता है, पॉइंट होता है, मध्य में एक पॉइंट लिखा हुआ होता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर पीएच मान 7, जो भी उदासीन विलयन होता है उसका जो मान होता है वो कितना होगा, 7 होता है। अब 7 से देखो अगर मैं इधर जाता हूँ या फिर मैं इधर आता हूँ तो होगा क्या, अगर मैं यहाँ से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये यहाँ पर 14 लास्ट, फिर अगर मैं इधर आता हूँ तो 7 यहाँ पर हो गया, फिर मैं यहाँ पर कितना लगाऊंगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, यहाँ से पीएच पैमाने पे, तो इसमें क्या होता है, 1 से यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो पीएच पैमाना किसने दिया था, आपको मालूम होना चाहिए, सोरेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या दिया गया था। ये जो वैज्ञानिक था सोरेनसन के द्वारा क्या दिया गया था, सोरेनसन के द्वारा जो ये पैमाना था वो दिया गया था। एक बात यहाँ से, पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है ये कि इस पर जो वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि
जिस पर एक से लेकर 14 तक संख्याएं अंकित रहती हैं, और ये संख्याएं तनोदलीय विलयनों को क्या करती है, अम्ल या फिर क्षारकता को पीएच को क्या करती है, व्यक्त करती है। ठीक है, ये बात होगी। अगर जिस पदार्थ की या फिर विलयन की जो मात्रा 7 होती है, वो विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। अगर मैं इधर आऊँगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और मैं अगर उधर जाऊँगा तो इसकी क्या बढ़ती है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अगर 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय विलयन को दर्शाता है, और 7 से कम जो मान होता है वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो ये हमारे पास क्या था, पीएच पैमाना। फिर इसके बाद देखते हैं उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षार एक साथ क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण की क्या होती है, अभिक्रिया होती है। क्यों होती है देखना, बात करते हैं उदासीनीकरण। देखो, जब मैं एसिड प्लस बेस, एसिड और क्षार को मिलाता हूँ तो हमारे पास लवण बनता है और जल बनता है, कुछ बाकी रहता ही नहीं है। तो जो ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं, जो दोनों ये रिएक्टेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, उदासीन होकर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इनमें एक तो जल बनता है, जल का अणु बनता है, और एक बनता है लवण। तो ये क्या हो जाते हैं, ये जो प्रोडक्ट होगा उदासीन के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया के द्वारा जल व लवण का निर्माण होता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया में क्या होता है, जैसे जो मान एक वैज्ञानिक था आहिरनियस, इसने क्या किया था कि इसने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार H+ जो भी अम्लों से प्राप्त होते हैं, जो भी H+ आयन देगा, जो भी पदार्थ या फिर जो भी रिएक्टेंट या जो भी प्रोडक्ट क्या देगा हमें, H+ आयन देता है, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और अगर जो भी पदार्थ OH- आयन देते हैं हमें, वो क्या होगा, क्षार का निर्माण या फिर क्षारक से क्या होता है, उसका निर्माण होता है। तो अगर बात करते हैं जैसे कास्टिक सोडा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उदासीनीकरण की अभिक्रिया लिखेंगे तो HCl लिखेंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर NaOH लिखेंगे। और अगर मैं इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा क्या, NaCl, तो लवण के रूप में, प्लस H2O क्या होगा, वाटर का अणु के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये हमारे पास साल्ट, लवण। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, उदासीनीकरण का मतलब यही होता है कि अगर अम्ल व क्षार की क्रिया करवाते हैं जलीय माध्यम में, एक्वस रूप में, तो हमारे पास क्या होता है, लवण व जल का निर्माण हो जाता है। एक्वस रूप में ले लेंगे, एक्वस का मतलब जलीय अवस्था में, कौन से रूप में, जलीय, एक्वस, एक्वा। ठीक है, अब दैनिक जीवन में जो हमारे पास उदासीनीकरण की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उदासीनीकरण में डेली जो भी दैनिक लाइफ होती है उसमें क्या मतलब होता है। इसमें देखो, अपच भोजन के पाचन के लिए आमाशय में HCl अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, आमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होगा, तो मैं देखता हूँ कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग, तो बात करते हैं कि अपच। अपच का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि देखो, भोजन के पाचन के लिए क्या होता है कि आमाशय HCl क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। आमाशय में अम्ल के जो अधिक उत्पादन के कारण पेट में क्या हो जाता है, अपच दर्द हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होगा, अम्ल को अगर अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का उल्टोएस, प्लस यहाँ पर आमाशय में क्या था, HCl। अगर इन दोनों की अभिक्रिया हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, ये दोनों, एक तो इसमें क्या हो जाएगा, क्षार हो गया, और एक क्या हो गया, इसमें अम्ल हो गया, दोनों की अभिक्रिया हो जाएगी, जिससे प्रोडक्ट उदासीन हो जाएगा। और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण के आधार पर हमारे जो शरीर में एसिडिटी होती है, जलन पैदा हो जाती है, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। ये इसका क्या होता है, दैनिक जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे पास चिट्टी का डंक होता है, चिट्टी अगर डंक मार देती है, फॉर्मिक एसिड जो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। अगर बात करते हैं कि चिट्टी का डंक दैनिक जीवन में उदासीनीकरण कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम जान रहे हैं यहाँ पर। तो चिट्टी का अगर डंक की बात करते हैं तो चिट्टी डंक मारती है, फिर चिट्टी क्या करती है, हमारी बॉडी पर काटती है, उसके दौरान क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल त्वचा में छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होती है कि हमारे त्वचा में जलन पैदा होती है बहुत जोर से। ठीक है, और काटे गए स्थान पर अगर मैं मान लो बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
HNaHCO3। अगर मैं ये सोडा लगा देता हूँ जिससे क्या हो जाता है, अम्ल होती है फॉर्मिक, और ये जो हमारे पास होता है सोडा, जिसको बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ये दोनों रिएक्शन करके उदासीन हो जाते हैं और हमारे जहाँ पर भी चींटी ने काटा था वहाँ पर हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। और अगर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यहाँ पर मिट्टी का उपचार, इसमें क्या देखने को मिलता है, अधिक रासायनिक जैसे उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग अगर हम हमारे खेतों में करते हैं या फिर खेती करने के लिए किया जाता है इनका उपयोग, तो होता क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए क्या हो जाता है, उपयुक्त नहीं होता। मिट्टी के बिना, मिट्टी की जो भी बिना मुझे चूने का अगर मैं यहाँ पर छिड़काव कर दूँ पूरे पर, तो होगा क्या, इसके उपचार में क्या हो सकता है, उपयुक्त विधि इसको साबित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय की क्रिया करवाएंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा, अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे हमारी जो भी फसल होती है वो अच्छे प्रकार की हमें प्राप्त होती है। फिर एक बात करते हैं औद्योगिक अपशिष्टों के रूप में। तो औद्योगिक अपशिष्टों में कैसे यूज कर सकते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट जितने भी होते हैं आमतौर पर अम्लीय होते हैं। जितने भी औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, जो भी वेस्टेज होते हैं, फैक्ट्री वेस्टेज जितने भी होते हैं वो लगभग आमतौर पर क्या होंगे, अम्लीय होते हैं। ठीक है, अगर अम्लीय होते हैं तो इनमें क्या कर सकते हैं अपन, जो जिनके जलीय निकायों के लिए क्या करते हैं, मिलाने पर जलीय जीवों को क्या होते हैं, हानि पहुंचाती है। अगर मान लो जलीय जीवों को हानि पहुंचाएंगे तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। तो अगर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन्हें क्या कर देंगे, जलीय भी जो भी निकाय होते हैं उनमें क्षार मिलाकर क्या कर देते हैं, इसको उदासीन कर देते हैं, जिससे अम्लीय पदार्थों का प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता। तो ये बात किसकी हो गई, अपशिष्ट वेस्टेज की, फैक्ट्री वेस्टेज की बात हो गई। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पर इसी में, लवण। लवण क्या होते हैं, अम्ल व क्षार की जो क्रिया होती है उस परस्पर दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं। हमने पढ़ लिया साल्ट, लवण बना लेते हैं। साल्ट की यहाँ पर बात हो रही है साथियों, देखो HCl अम्ल ले लेंगे, NaOH यहाँ पर क्षार ले लेंगे। अगर इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो वही अभिक्रिया प्राप्त होगी जो कि हमने यहाँ पर देखी थी। तो ये यहाँ पर लवण हो गया, साल्ट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर इसके बाद देखते हैं लवणों का वर्गीकरण। अब लवण कितने प्रकार के होते हैं इनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लासेज में। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हमारी उसमें पढ़ेंगे लवणों के टाइप्स ऑफ साल्ट, लवणों के क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, यानी कि लवणों का वर्गीकरण देखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।